हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी पब्लिक कंपनी के बारे में जो कि बहुत ही बड़ी पब्लिक कंपनी है और जिसको ओन किए करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो एस्टैब्लिश हुई थी 1969 में। और जो कंपनी है उसके बारे में हम सब बात करने वाले, दैट इज़ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के बारे में बात करेंगे, उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल्स, कंपनी किस तरह से परफॉर्म करी पिछले कुछ सालों से, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम जैसे कंपनी दैट इज कैनरा बैंक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो ये एक ऐसी बैंकिंग कंपनी है जो कि बहुत सारे सेगमेंट में अपने बिजनेस को इसने बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया हुआ है, जैसे कि ट्रेजरी ऑपरेशंस में, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस, होलसेल बैंकिंग ऑपरेशंस में और बहुत सारे अदर ऑपरेटिंग जो बैंकिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सब में टोटली ये कंपनी माने कि टोटल ये बैंकिंग सेक्टर टोटली चीज़ों उन सब चीज़ों में एंगेज है और उसके थ्रू ये अच्छा खासा प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो पी रेशियो दैट इज -4.1 है, जो कि बहुत ही ध्यान में रखने जैसी चीज़ है, जबकि सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग सेक्टर, दैट इज 22.73 और इसका पी रेशियो है -4.0। इसका मतलब क्या कि अपने जो ऑपरेशन है या अपने प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी से अपने मेंटेन नहीं कर पा रहा है और बहुत ही ज़्यादा लॉस इनकर कर रहा है इसके थ्रू। उसके कारण जो इसका पी रेशियो वो आपको भी माइनस में देखने को मिला, दैट इज -4.1, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इन कंपैरिजन टू सेक्टर। बात कर ले सेक्टर की जो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल रही है वो भी देखो, वो भी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी भी है, दैट इज 1.96। इसका मतलब क्या, जो भी इसके कंपटीटर्स है या कोई भी बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही अच्छा है, दैट इज 1.96, जबकि इसका पीवी रेशियो बहुत ही कम है, दैट इज 0.22। और बात कर ले कि डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड भी इसने कोई परसेंटेज नहीं और कोई बहुत सालों से इसने अपने जो इन्वेस्टर्स है उसको डिविडेंड भी नहीं दिया और इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.77%। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट भी करते हो फॉर नॉर्मल पर्सपेक्टिव या नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो शेयर है वो आपको डिविडेंड नहीं देता और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा, डेट इज 13,292.27 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात है। अगर अभी तक आपको पी रेशियो और पीवी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उधर जाके आप इन दोनों का मतलब देख सकते हो। अब हम कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों से तो कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया है मार्केट में उनके कस्टमर्स को वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और अब सच ही बोलूँ तो इतना ज़्यादा अप टू द मार्क भी नहीं, क्योंकि जो कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है 2017 से लेके वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में एक तरह से देखे तो देखने को मिल सकती है। दैट इज 2017 में जो कि कंपनी ने रेवेन्यू किया था वो था 49.30 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 57.85 करोड़ रुपीज़ और इस साल भी इसने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करके हो चुका है 61.55 करोड़ रुपीज़। बट इसे अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अपने मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। 2017 में इसने प्रॉफिट किया था 1.35 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 18 में लॉस हो गया था कंपनी का, दैट इज 3.95 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था और फिर से 19 में प्रॉफिट किया था 0.60 करोड़ रुपीज़ का और इस साल फिर से ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस किया, जो कि बहुत ही खराब बात है। अगर कंपनी को सर्वाइव करना है फॉर मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 5 to 10 ईयर्स या लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंपनी को सर्वाइव करना है तो अपने कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को, अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में जो रेप्यूटेशन है वो मेंटेन करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी लानी ज़रूरी है। पर सबसे अच्छी बात यह है इस कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, दैट इज 78.54%। इसके जो शेयर है मार्केट में वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला कि ये गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी, गवर्नमेंट बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा, दैट इज 78.54%। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो वो है 1.84%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की जो होल्डिंग है वो है 8.89%। एफआईआई की होल्डिंग 2.28% और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसकी इसके अंदर होल्डिंग है 10.27%, जो कि सबसे इस जो होल्डिंग को देख के जो सबसे अट्रैक्टिव बात ये लगी कि इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो मोर देन 15 है, मोर देन 70, दैट इज 78.54%। इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के जो रेवेन्यू स्टेटमेंट, उसको कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है, किस तरह से कंपनी ने जिस टाइम प्रॉफिट जनरेट किया तो किस तरह से किया, लॉस किया है, तो
क्या उसका जो नेगेटिव या जो अच्छा पॉइंट नहीं था वो क्या था, उन सब चीज़ों के बारे में हम अभी एनालिसिस करेंगे। दैट इज़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो कंप्राइज करता है कंपनी जितना इंटरेस्ट अर्न करती है वो, और जो अदर इनकम कंपनी जो सब्सिडीज होती है उसके थ्रू जो कंपनी की इनकम होती है वो आपको बताता है अदर इनकम। तो बात कर ले कंपनी की इंटरेस्ट इनकम, तो 2018 में वो हुई थी 41,345,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में भी बढ़ गई थी और हो गई थी 46,896,000 करोड़ रुपीज़। और इस साल भी जो कंपनी की जो इनकम है इंटरेस्ट के थ्रू वो हो गई थी बढ़कर 49,758,000 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी जो अपनी जो टॉप लाइन है वो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर रही है, और अदर इनकम भी कंपनी की जो सब्सिडीज के थ्रू जो इनकम जनरेट होती है वो भी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि 2018 में जो कि थी कंपनी की 7,398,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 20 में ऑलमोस्ट डबल, दैट इज़ ऑलमोस्ट 80% बढ़कर हो चुके हैं 11,800,000 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर हम इन सबको कंप्राइज करें दैट इज टोटल इनकम या टॉप लाइन देखें तो 2018 में जो कि थी 48,743,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 54,269,000 करोड़ रुपीज़, और इस साल और बढ़कर हो चुके 61,558,000 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी की जो टॉप लाइन है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है कंपनी ने। बट कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट आ जाता है वो तब आता है क्योंकि कंपनी जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी जो जनरेट करने की जब बात आती है तब कंपनी अब अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रही है, और वो अच्छी बात नहीं के लिए जो 2018 में जो कंपनी ने लॉस किया था 4,000 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 19 में बढ़ थोड़ा प्रॉफिट में कंपनी आ गई थी और हो गया था 547 करोड़ रुपीज़। और इस साल फिर से कंपनी ने जो लॉस किया है वो है ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही खराब बात है। अगर देखें कैसा क्यों हो रहा है तो कंपनी के अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें पिछले कुछ सालों से तो आप देख सकते हैं कि एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि 2018 में जो कंपनी के एक्सपेंडिचर हुए थे वो थे ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुके थे 43, और इस साल और बढ़कर हो चुके 52,000 करोड़ रुपीज़, ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ रुपीज़। अगर कंपनी अपने एक्सपेंडिचर पे अगर समझ लो कंट्रोल करने लग जाए तो कंपनी बहुत ही इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि कंपनी जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को थोड़ा रिड्यूस कर लेती है, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 30% भी अगर कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करती है तो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको आने को देखने को मिल जाएगी। अब हम कंपनी के ईपीएस दैट इज़ पर शेयर रेशियोज में उनका एनालिसिस करेंगे। तो कंपनी का जो ईपीएस है दैट इज़ अर्निंग पर शेयर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है मार्केट में, तो जो कंपनी का जो ईपीएस होगा दैट इज़ अर्निंग पर शेयर वो भी आपको नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिले। दैट वॉज 2018 में जो कि था कंपनी का 66 रुपीज़ ऑलमोस्ट, जो कि और 19 में प्रॉफिट मतलब पहले 66 रुपीज़ माइनस में था, जो कि 19 में पॉजिटिव में आकर हो गया था 8 रुपीज़, और इस साल फिर से कंपनी ने लॉस जनरेट किया है और उसके कारण जो कंपनी की जो ईपीएस दैट इज़ अर्निंग पर शेयर है वो माइनस में हो गई है और हो चुकी है ऑलमोस्ट 23.55 रुपीज़। दैट इज़ बहुत ही खराब बात है कि कंपनी अपनी जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर इन कंपेरिजन टू इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बात कर ले कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में, तो कंपनी की जो बुक वैल्यू दैट इज़ कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट्स को अगर अपन सेल ऑफ कर दे और पे जितनी भी लायबिलिटी कंपनी की है वो पे कर दे तो उसके थ्रू कंपनी जो भी बुक वैल्यू निकल कर आती है मार्केट में वो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया, तो वो भी आप देख सकते हैं। 2018 में कंपनी का जो बुक वैल्यू था वो था 414 रुपीज़, जो कि 19 में भी 414 था, और इस साल कम होकर हो चुका है 338.50। वो भी बहुत ही दिक्कत भरी बात है कि कंपनी अपनी जो बुक वैल्यू उसको भी अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के मार्जिन रेशियो के बारे में। तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज। नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या, जितनी भी कंपनी को जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो वो कंपनी किस तरह से कौन से परसेंटेज के हिसाब से कंपनी मार्केट में पे कर पा रही है, तो वो आपको देखने को मिलता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज के थ्रू। तो वो 2018 में था 1.93%, जो कि 19 में बढ़कर हो गया था 2.19%, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 1.88%। अब बात करें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी के अंदर जो भी कैश का जो सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से कंपनी या बैंक अच्छी तरह से कर पाती है, जो कि कंपनी जो ऑपरेशंस होते हैं दैट इज लैंडिंग एंड बोरोइंग फ्रॉम पीपल, मतलब लोगों से पैसा लेना या सेविंग अकाउंट में डालना और उसके थ्रू लोगों को लोन प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट। वो सर्कुलेशन कंपनी किस तरह से अच्छी तरह से कर पाती है तो वो आपको बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। वो भी कंपनी का नेगेटिव ट्रेंड में, और वो 2018 में था 27.77%, जो कि 19 में था -19.51%, और इस साल फिर से
बढ़कर हो चुका -27.77%। और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या होगा, कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो उसके थ्रू कंपनी किस तरह से अपने मार्जिन ऑफ पेमेंट कंप्लीट कर पा रही है, तो वो भी कंपनी का जो है इस साल वो है नेगेटिव ट्रेंड में। डेट वॉज 2018 में था -9.88%, जो कि 19 में पॉजिटिव हो गया था और हो चुका था 1.14%, और इस साल फिर से नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है और हो चुका है -4.06%। अब बात करते हैं कंपनी के रिटर्न रेशियोज। तो रिटर्न रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज एन, अगर समझ लो आप इन्वेस्टर्स हो तो इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न रेशियो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी की जो भी इन्वेस्टर्स है जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उनके जो प्राइस के ऊपर कितना कंपनी रिटर्न प्रोवाइड करती है तो वो आपको बताता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में -13%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 1.92%, और इस साल फिर से नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है और हो चुका है -5.69%। जो दूसरा रिटर्न रेशियो है वो है ROCE, दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी अपने बिजनेस में, कंपनी अपने ऑपरेशंस को बूस्ट करने के लिए या कोई नया प्रोजेक्ट लाने के लिए कोई भी अगर समझ लो एक्सपेंडिचर या कोई बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसके थ्रू कंपनी कितना पैसा, कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपनी कमा पाती है, तो वो आपको बताता है ROCE परसेंटेज, दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था 2018 में 1.62%, जो कि 19 में हो चुका था 1.61%, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 1.36%। अब हम बात करते हैं कंपनी के रिटर्न रेशियो में सबसे तीसरा, जो कि है रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज। मतलब कंपनी के मार्केट में या पूरे कंट्री में जितने भी एसेट्स हैं उन सब एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न उन एसेट्स के ऊपर इनकम कंपनी जनरेट कर पा रही है, वो आपको होता है रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज। जो कि अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, पॉजिटिव ट्रेंड में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज 2018 में था -0.62%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 0.08%, और इस साल फिर से घटकर हो चुका -0.26%। अब हम कंपनी के थोड़े बहुत अलग रेशियोज़ को कंपेयर करें, दैट इज उसके अंदर सबसे पहले जो रेशियोज, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बिजनेस के लिए, तो वो है कासा रेशियो। कासा रेशियो के अंदर मतलब इसके अंदर हम देखेंगे कासा परसेंटेज। इसका मतलब क्या, जितने भी समझ लो कंपनी के अंदर जितने भी अकाउंट खुले हुए, दैट इज बैंकिंग कंपनी है तो उसके अंदर जितने भी बैंक अकाउंट खुले हैं, समझ लो हर 100 अकाउंट में से 31 अकाउंट्स, ऑलमोस्ट 31 या 32 अकाउंट्स क्या बोलते हैं करंट अकाउंट होल्डर है। इसका मतलब करंट अकाउंट होल्डर होंगे तो कंपनी या बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर के ऊपर कंपनी को उनको कोई इंटरेस्ट पेमेंट या 3 या 3.5 या 4% ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता। उसके बजाय उनको एक नॉर्मल नॉमिनल चार्ज भी मिलता है, उसके थ्रू कंपनी की अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। तो कासा रेशियो ये बताता है कि अगर समझ लो कासा रेशियो और 25-30% से ज़्यादा हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, और डेट वॉज 2018 में था 31.82%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 29.17%, पर इस साल फिर से कंपनी का जो कासा परसेंटेज है वो बढ़कर हो चुका है 31.36%। और जो दूसरा रेशियो वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी की जितने भी कैपिटल पेमेंट्स हैं उसके थ्रू कंपनी कितना अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रही है। अगर कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर समझ लो 20% से कम हो तो वो अच्छी बात होती है। डेट वॉज 2018 में था 13%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 12%, और इस साल भी है वो 14%। अभी हम देख लेंगे करंटली जो कैनरा बैंक है उसका जो मार्केट में प्राइस है वो कितने पे ट्रेड हो रही है। तो डेट वाज आज मार्केट क्लोज हुआ है, और ये मार्केट क्लोज होते समय आज जो बढ़ा है वो है 0.60% से इसकी बढ़ोतरी हुई है, और डेट वाज 0.55 रुपीज़ बढ़ा है और हो चुका है 92.05 रुपीज़। अगर आप इसका 1 ईयर हाई भी देखोगे तो वो है ऑलमोस्ट 234 या 235 रुपीज़, आप बोल सकते हैं कि 235 रुपीज़ का इसका हाई है, और इसका जो अभी करंट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 100% या 110% डिस्काउंट में है, और इसका जो 52 वीक लो है वो है 53 रुपीज़। जो पेंडेमिक सिचुएशन थी तब मार्केट जिस टाइम डाउन हुआ था तभी इसका जो लो था वो ट्रिगर हुआ था। तो बात कर ले कि अभी आप इस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अच्छी तरह से इस शेयर में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि जो शेयर है वो बहुत ही रिस्की है। इसलिए हमने इसके जो भी टेक्निकल्स थे वो आपको बता दिए कि कंपनी किस तरह से इसके रेशियोज मेंटेन कर रही है क्या है। पर फिर भी अगर आप इस शेयर में फॉर नॉर्मल टाइम पीरियड के लिए पर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत रिटर्न या स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा सा रिटर्न आपको
देखने को मिल सकता है। आपको होप करता हूँ कि आपको कैनरा बैंक लिमिटेड कंपनी का जो हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगे। अगर आपको वो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।